Hey guys, Nami this side and you're watching Nami Vlogs. Hope you all are doing good and great. I'm back with another interesting vlog today. क्योंकि भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि आपको पता चल चुका है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो भाई हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, कब से आपको तैयारी शुरू करनी है, पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक, क्या क्या आपको चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी और मेरी स्टोरी क्या थी, मैंने कैसे ये सब कुछ सोचा और अप्लाई करा। हम वीजा के बारे में भी बात करेंगे कि वीजा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई आपको देना है आइल्स। आइल्स मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक एग्जाम होता है जो कि आपको देना ही पड़ेगा, मेन है ये, इसके बिना कोई एडमिशन वीजा कुछ नहीं है। तो भाई अब मान लो कि आप 12th क्लास में एंटर करे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में एंटर करे हो, ठीक है, 3rd ईयर या 4th ईयर, मतलब लास्ट ईयर, मेरे कहने का मतलब ये है। तो भाई जैसे ही लास्ट ईयर आपका स्टार्ट होता है ना ग्रेजुएशन में, या फिर आपकी क्लास 12 स्टार्ट होती है, उसी टाइम पे आप अपनी आइल्स के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भाई ये टाइम लगता है इसमें। अब जैसे कई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे पंजाब बोर्ड हो गया, गुजरात बोर्ड हो गया, या फिर यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, तो इन बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती है कि यार हम लोग क्या करें, हम लोग ये इंग्लिश का एग्जाम कैसे क्लियर करें, हमको डिफिकल्टी होती है। तो भाई उनके लिए ही मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि आप जैसे ही अपना बैच स्टार्ट करते हो नई क्लास का या नया लास्ट ईयर का, उसी टाइम से आप शुरू कर दो। 1-2 महीने आप कोचिंग भी ले सकते हो अगर आपको नीड हो, तो आपके पास इनफ टाइम होगा। इनफ टाइम का मतलब है कि आप अटेम्प्ट दे सकते हो। जैसे कि आप एक अटेम्प्ट आपने दिया और उसमें क्लियर आप नहीं हुए, तो आप बार बार अटेम्प्ट दे सकते हो, आपके पास इनफ टाइम होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आइल्स की प्रिपरेशन आप पहले से ही स्टार्ट कर दो। और आइल्स एक ऐसी चीज़ है जो 2 साल तक आपका वैलिड रहेगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। हाँ तो गाइज अब हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको अब कंसल्टेंट चुनना है, ठीक है। जो स्टूडेंट अपने आप अप्लाई कर रहा है वेल एंड गुड, जो अपने आप अप्लाई नहीं कर रहा है वो कंसल्टेंट हायर करता है। अब कंसल्टेंट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ढूंढना है, क्योंकि भाई 2 तरीके के कंसल्टेंट होते हैं, जो आपसे पैसे लेकर आपकी हेल्प करेंगे, और एक ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे नहीं लेंगे, उनका डायरेक्टली टाई अप होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। तो भाई उस केस में क्या होता है, वो आपको लिस्ट देंगे बहुत सारे कॉलेजेस की, बहुत सारे कोर्सेज की, तो उसमें आपको खुद रिसर्च करनी है। भाई मेरे पास टेक्स्ट आता है कि यार कंसल्टेंट ने ये कॉलेज बताया तो मैंने ये ले लिया। अरे तुम मतलब कुछ भी यार, कंसल्टेंट बोलते हैं कि यार ये कॉलेज ले लो, ये यूनिवर्सिटी ले लो, पीआर लग जाएगा। भाई क्या तुम्हारे मम्मा बैठे हैं यहाँ पर कनाडा में आपको पीआर लगवाने के लिए? आप जब सारे जो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब आप उसको मेट करोगे तभी तो आपका पीआर लग जाएगा, ऐसे थोड़ी कि पीआर लग जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी है। वो तो चिपकाएंगे आपको, ये कोर्स ले लो जिसमें उनका ज़्यादा फायदा होगा, जिसमें जौन सी यूनिवर्सिटी से उनसे ज़्यादा पैसे होंगे वो तो चिपका देंगे आपको सीधा, लेकिन उसमें आपको खुद डिसीजन लेना है। आप इतने गए गुजरे नहीं हो कि आपकी लाइफ का डिसीजन कोई और ले रहा है। मानते हो नहीं मानते हो, खुद अपना डिसीजन लो, रिसर्च करो, पूरी प्लानिंग करो कि यार ये कोर्स यूनिवर्सिटी मेरे को चाहिए। फिर आप उनको बोलो कि भाई इसमें अप्लाई करना है। उनके कहने पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है कि उन्होंने कह दिया कोर्स ले लो, आपने ले लिया, ये यूनिवर्सिटी ले लो, आपने ले लिया, पीआर लग जाएगा। अरे भाई क्यों क्यों कैसे लग जाएगा पीआर? मतलब मजाक हो रहा, पीआर लग जाएगा, सभी ले लें ऐसे तो पीआर, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरी, बहुत ही सोच समझ के आप इस सब चीज़ों पे काम करना अपनी। तो भाई ऐसे रिसर्च करो कंसल्टेंट से रिलेटेड। अगर आपको अच्छे कंसल्टेंट चाहिए, जैसे कि आप अगर आइल्स दोगे आईटीपी से, तो आईटीपी से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी एक अच्छे कंसल्टेंट हैं। मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे आपको बता के, लेकिन मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो आईटीपी से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। हाँ तो गाइज अब हम आते हैं तीसरे मेन स्टेप पे कि अब आपको कॉलेज में अपनी सीट लेनी है। आपने कॉलेज चुन लिया, यूनिवर्सिटी चुन ली, या फिर आपने कोर्स अपना डिसाइड कर चुके हो, अब आपको अप्लाई करने की बारी है। अब आप मिडल ऑफ योर कोर्स हो, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो आप मिडल में हो, 12th के आप मिडल में हो, ठीक है। अब आपके पास फाइनल का रिजल्ट नहीं आया अभी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उस केस में आप कॉलेज में अप्लाई करोगे, ठीक है। आपको कॉलेज वालों से या स्कूल वालों से लिखवाना पड़ेगा दिस माई एक्सपेक्टेड स्कोर फॉर फाइनल। 12th की अपनी मार्कशीट लगानी पड़ेगी, 11th की अगर मांगते हैं तो वो भी लगा दो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप कॉलेज में अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा कंडीशनल लेटर। अब कंडीशनल लेटर में कुछ कंडीशंस होती है कि ये आपको सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। जब आप ये कंडीशन फुलफिल कर दोगे तब जाकर आपको अनकंडीशनल लेटर मिलेगा, जिसमें सीधा डायरेक्ट से फीस आपकी एक कंडीशन होगी कि आप अपनी फीस सबमिट करो। अनकंडीशनल की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी फीस सबमिट करो इस डेट तक और अपनी सीट बुक कर लो आप, तो आपकी सीट आ जाएगी। ये सब कुछ होता है अनकंडीशनल और कंडीशनल लेटर में। अब भाई
नंबर कितने चाहिए? 12th में एटलीस्ट अबव 60% चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो अबव 65% या फिर 70% स्कोर करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी भी आप ले सकते हो अगर आपके नंबर अच्छे होंगे आइल्स में भी और आपके एकेडमिक्स में भी। अब भाई कॉलेज अप्लाई करने के साथ साथ ही आप स्कॉलरशिप का ट्राई करो। ये कंसल्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं बताएंगे स्कॉलरशिप का, या आपको खुद ढूंढना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे कि कोई स्कॉलरशिप वो लोग अप्लाई मतलब दे रहे हैं, आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आपको दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो भाई आप उसमें लाए करते हो कि नहीं लाए करते हो, ये चीज़ कंसल्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं रिकमेंड करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ, आप खुद जाकर इस चीज़ पे रिसर्च करो। कॉलेज की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ, तो उस पर जाके करो। अगर कोई पेपर देना तो वो दो, मार्क्स के हिसाब से भी जो आपके 12th के या फिर ग्रेजुएशन के स्कोर होते हैं उसके हिसाब से भी आपको मिल जाती है आपकी स्कॉलरशिप। और एसओ पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है एसओपी, उस पर भी आपको स्कॉलरशिप कभी कभी मिल जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हाँ तो भाई अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन की। ये सब बच्चों के लिए बात नहीं है, ये स्पेशली उनके लिए है जिनको अपना फाइनेंस इकट्ठा करना है फीस सबमिट करने के लिए। अब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ चुका है, आप कंडीशनल ऑफर लेटर लेके भी बैंक जा सकते हो। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा जब आपके पास कंडीशनल लेटर आ जाए ना, तभी आप बैंक में जाके विजिट करो, गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में नहीं। लास्ट ऑप्शन रखना प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक में जाके विजिट करो, उनको कॉलेज दिखाओ, कॉलेज के बारे में बताओ, ऑफर लेटर दिखाओ और पूछो कि भाई मुझे लोन मिल जाएगा, कितनी अमाउंट का आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको पूछना पड़ेगा। क्योंकि भाई जो बैंक्स होते हैं ना, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है कॉलेजेस की कि इंटरनेशनल कॉलेज ये है, ये उनकी लिस्ट में लाए करते हैं कि नहीं लाए करते हैं। अगर नहीं लाए करते आपको नहीं मिलेगा लोन। ठीक है, अब लोन भी दो तरीके का होता है, कोलेटरल और नॉन कोलेटरल। आपको नॉन कोलेटरल लोन मिल जाएगा 7.5 लाख रुपए तक का, उसमें आपको कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। अब अगर आपको 7.5 से ऊपर की डिमांड है तो आपको अपना कोई भी चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, वो बैंक वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या क्या पूरा प्रोसेस है। लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, फीस सबमिट करने से पहले, अपनी पहली सेमेस्टर की फीस सबमिट करने से पहले ही आप बैंक में हो आओ। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाए पूरा, तब जाकर पहले सेमेस्टर की फीस सबमिट कराना, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो भी, मैं बता रहा हूँ ये चीज़। हाँ तो गाइज अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कहते हैं जीआईसी। अब जीआईसी आपको खुलाना है। जीआईसी एक ऐसी चीज़ होती है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें आपको कनाडा के बैंक में एक अमाउंट ट्रांसफर करानी पड़ती है जो कि है $10,000। ठीक है, वो आप ट्रांसफर कराने के बाद, अब वो क्या चीज़ होती है, आप जब कनाडा में आओगे तो आपको हर महीने उसमें से पैसे मिलेंगे ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल सर्वाइव कर सको यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, उन्हें भी तो चाहिए कि यार इनके पास फंड है कि नहीं है, तो ये चीज़ के लिए वो एक सर्टिफिकेट खुलवा देते हैं यहाँ पर, मतलब क्या सर्टिफिकेट नहीं खुलवाते, बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है $10,000 का, CAD डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब कनाडा का सबसे ईजी है ये चीज़। बाकी कंट्रीज में आप जाओगे, आपको फाइनेंस मतलब अपने अकाउंट दिखाने पड़ेंगे, स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे, 6 मंथ पुराना पैसा, कम से कम 10-12 लाख रुपया, जितने भी डिमांड होते हैं कंट्री के, उतने आपको अपने अकाउंट में दिखानी पड़ेंगे, वो भी 6 मंथ पुराना। तो जीआईसी सबसे इजी होती है, आप 5.5 लाख रुपए उसमें डलवाया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाना, मोर देन इनफ है वो। उसके बेस पे आप वीज़ा फाइल कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, फंड्स में सिर्फ इतना चाहिए, आपकी फीस हो गई और जीआईसी होगी। अब इससे आगे चलते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है। भाई अब हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात, जो कि है आपका वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस। अब वीज़ा फाइलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, कौन ये कराता है। तो भाई आप ये वीज़ा फाइलिंग, अगर कॉलेज में एडमिशन आप खुद करा रहे हो तो आपको वीज़ा फाइलिंग भी खुद करनी पड़ेगी, लेकिन खुद जरूरी नहीं है करनी पड़े, वो आप उसके लिए भी सेपरेट कंसल्टेंट हायर कर सकते हो, 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, वो आपकी वीज़ा फाइलिंग कर दें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन रिस्क क्यों लेना भाई। मैंने तो वीज़ा फाइलिंग कंसल्टेंट से कराई थी, एडमिशन मैंने खुद करा था, वीज़ा फाइलिंग सिर्फ कंसल्टेंट से कराई थी, रिस्क क्यों लेना। तो इस वजह से सारा मैटर उसी ने संभाला था, 5,000 रुपये इसने मेरे से लिए थे और सारा वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस मेरा हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वीज़ा फाइलिंग के लिए। भाई सबसे पहले तो आपकी सारी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, फिर आपकी आइडेंटिटी सारी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस के, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो भाई उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट विद जीआईसी सर्टिफिकेट एंड योर फीस रिसिप्ट, जितनी भी आप फीस पूरे साल की जमा कर चुके हो उसकी सारी फी रिसिप्ट चाहिए। तो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आप दूसरी कंट्री जा रहे हो पढ़ने तो क्यों जा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उस पर सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट से भी लिखवा रहे हो ना तो खुद भी उसको पढ़ो, सब कुछ उसमें देख लो कि लिखा क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपसे बाय चांस कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आप क्यों आ रहे हो, आपको पता भी तो होना चाहिए कि SOP में आपके लिखा क्या है। तो वो चीज़ उनसे मंगा के पढ़ लो, और हो सके तो वो खुद भी बनाओ, खुद भी उस चीज़ को चेक करो, ठीक है। अब वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे ही आपका एक मेडिकल होएगा और बायोमेट्रिक्स होगा। मेडिकल आपकी बॉडी का होएगा कि आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, और बायोमेट्रिक्स होता है जिसमें आपकी सारी फिंगरप्रिंट्स और स्कैन होती है आईज, ये सब कुछ बायोमेट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। ये प्रोसेस ईजी होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, सब आपको कंसल्टेंट समझा देते हैं, कुछ नहीं होता, बस यही सब कुछ होता है। 2-3 चीज़ें वीज़ा फाइलिंग में। अब अगर इसकी पूरा मतलब खर्चा देखना है ना, टोटल कॉस्ट टू कम टू कनाडा, तो ये ऊपर डिस्क्रिप्शन तो नीचे होता है, ऊपर वीडियो में लिंक आ रहा होगा, उसमें जाकर क्लिक कर दो और देख लो। पूरी वीडियो डिटेल्ड है, एकदम डिटेल्ड, पहले से लेकर आखिरी तक के खर्चे पूरे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आपने वीजा फाइलिंग आपने कर दी है और आपका वीजा आ चुका है, अप्रूव्ड वो हो चुका है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना मत भूलना कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।